हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का आपके प्यारे मंच द सक्सेस पॉइंट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोपहर के 2 बज चुके हैं, समय हो चुका है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएँ। प्रयास कीजिए कि आप भी जुड़ें और साथ में और लोग भी जुड़ें प्यारे दोस्तों। तो इन्फॉर्म कर दीजिए कि 2 बज चुके हैं और क्लास आ चुकी है इंडियन पॉलिटी की। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि सुबह के 11 बजे भारतीय विश्व के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है, यानी भूगोल से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। दोपहर 2 बजे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कशन चलता है, और रात के 8:05 पर जो डिस्कशन होता है वो हिस्ट्री से संबंधित क्लास होती है। तो तीनों ही क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करें। ये तीनों ही क्लास आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, हर वनडे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो से जुड़ें, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो लोग भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकें। चलिए देखते हैं कि आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों? पहला प्रश्न है कि निम्न पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है कि संघीय विधानमंडल के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। दूसरा कह रहा है कि भारत में एकीकृत कार्यपालिका है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। केंद्र राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है और राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। उपयुक्त में से कितनी विशेषताएं भारत को एक वास्तविक संघ बनाती है, इसका आपको उत्तर देना है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? विकल्प क्या है? केवल 1, केवल 2 या फिर तीनों, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिए दोस्तों। उपर्युक्त में से कितनी विशेषताएं हैं जो भारत को एक वास्तविक संघ बनाती है? आइए हम बात कर लें दोस्तों। संघीय विधानमंडल के उच्च सदन यानी राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व हैं, तो ये गलत हो जाएगा। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, तो ये भी गलत है। केंद्र राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है और राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है, ये भी गलत है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चुनाव चिन्हों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि चुनाव आयोग अपने नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाले किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी समूहों या वर्गों के बीच विवादों का फैसला कर सकता है। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर मुद्दों का फैसला करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको इसका उत्तर देना है दोस्तों। बात समझ में आ रही है तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो चुनाव आयोग अपने नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा करने वाले किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिद्वंदी समूहों या वर्गों के बीच विवादों का फैसला कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर मुद्दों का फैसला करने वाला एकमात्र प्राधिकरण है, ये भी सही है। तो दोनों सही हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों, यानी कि सी विकल्प में दे रहा है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों बात समझ में आ रही है? और सी क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है दोस्तों? तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि शहरी स्थानीय निकायों को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। दूसरा क्या कह रहा है कि संविधान में प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है? आपको इसका उत्तर देना है प्यारे दोस्तों। तो पहला सही है और दूसरा भी कथन सही है। आइए देखते हैं कौन से विकल्प में दे रहा है दोस्तों। पहला दूसरा ये सी विकल्प में दे रहा है, तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? विकल्प क्या कह रहा है कि 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा, वायसराय द्वारा नामांकन के माध्यम से, 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, या फिर प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा।
तो भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था? तो अगर हम बात कर लें प्यारे दोस्तों कि भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों से। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पंचायत सीटों में कमजोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। पंचायत की अवधि 5 साल है। तो निम्नलिखित पर आपको ध्यान देना है। बस समझ में आया दोस्तों, इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है? तो पंचायतों के चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा किए जाते हैं। पंचायत सीटों में कमज़ोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। तो आपको बता दूं कि पंचायतों के जो चुनाव होते हैं वो पंचायत और नगर निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग जिम्मेदार होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ना कि केंद्रीय। दूसरा कह रहा है पंचायत सीटों में कमज़ोर वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य होता है। तो ये सही है। और ये सही क्यों है? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया है दोस्तों। तो आपका सही क्या हो जाएगा? और पंचायत की अवधि 5 साल की होती है, तो ये बात सही है। तो दूसरा तीसरा सही है। तो दूसरा तीसरा कौन सा विकल्प होगा? तो दूसरा तीसरा आपके बी विकल्प में दे रहा है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल है संसद के घरों के प्रीसीडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, सीजी की सैलरी और भत्ते, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन, उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन। तो केंद्रीय बजट में शामिल गैर वोट योग्य शुल्क या चार्ज किए गए व्यय में शामिल होता है। बताइए प्यारे दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो ये प्यारे दोस्तों संसद के घरों के प्रीसीडिंग अधिकारियों के वेतन और भत्ते, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, ये भी सही है। सीएजी की सैलरी और भत्ते, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन, ये भी सही है। उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पेंशन, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा सही है आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें जो उत्तर हो जाएगा वो सभी हो जाएगा, यानी कि डी विकल्प आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट ही एक ऐसा मंच है जहाँ से आप अपने हर एग्ज़ाम के लिहाज से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर ये वीडियो बनाई गई है दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया? 104वां संशोधन अधिनियम, 103वां संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों का समापन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? सॉरी। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं कि जिस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संसद और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया है वो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। बात समझ में आया दोस्तों? 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ये कब हुआ था? तो 2019 की ये बात है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए सामान्य है? पहला क्या कह रहा है? एकल नागरिकता, संविधान में 3 सूचियाँ, दोहरी न्यायपालिका, संविधान की व्याख्या करने के लिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए सामान्य है? आपका विकल्प क्या कह रहा है? एकल नागरिकता, संविधान में 3 सूचियाँ, दोहरी न्यायपालिका, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखिएगा एकल नागरिकता की अगर हम बात कर लें तो ये सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, संविधान में 3 सूचियाँ तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का तो जिक्र है, पर अमेरिकी संविधान में ऐसा नहीं है।
दोहरी न्यायपालिका, तो दोहरी न्यायपालिका भारत में एकीकृत न्यायपालिका है दोस्तों, दोहरी न्यायपालिका नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। संविधान की व्याख्या करने के लिए संघीय सर्वोच्च न्यायालय, तो ये भी गलत माना जाएगा दोस्तों। क्या माना जाएगा? ये भी आपका गलत माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों के लिए सामान्य है? तो वो हो जाएगी एकल नागरिकता दोस्तों। कौन सी नागरिकता? एकल नागरिकता। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान संघीय है? एक लिखित, एक कठोर संविधान, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। बात समझिए दोस्तों, कौन निर्धारित करता है कि भारतीय संविधान जो है वो संघीय है? तो आपको बता दूं, एक लिखित और कठोर संविधान ये संघीयता की आवश्यकता शर्त नहीं बल्कि एक विशेषता है, तो ये गलत हो जाएगा। एक स्वतंत्र न्यायपालिका संघीयता में सहायक होती लेकिन मूल निर्धारण नहीं करती है, ये भी गलत हो जाएगा। केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना वास्तविक संघ में आवश्यक है, लेकिन भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, संघीयता को सीमित करती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो उत्तर इसका क्या सही हो जाएगा कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो आपका डी विकल्प प्यारे दोस्तों सही माना जाएगा। कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? डी विकल्प सही माना जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है लेकिन यह एक परंपरा के रूप में पालन किया जाता है? वित्त मंत्री को निचले सदन का सदस्य होना, निचले सदन में बहुमत होने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, भारत के सभी हिस्सों को मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व किया जाना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले एक साथ पद छोड़ने की स्थिति में संसद के निचले सदन के अध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है भारत के सभी हिस्सों को मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व किया जाना। क्या हो जाएगा कि भारत के सभी हिस्सों को मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व किया जाना। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता किस संवैधानिक संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है? 61वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, 63वां संविधान संशोधन या फिर 64वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन जो है ये 1992 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है, इसे संसद में पेश किया गया। और 62वें संविधान संशोधन बिल के रूप में, जिसे बाद में 73वें संविधान संशोधन के रूप में पारित किया गया, तो ये हो जाएगा 62वां। क्या हो जाएगा दोस्तों? 62वां। तो आपका बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? लोकसभा के सभापति के भत्ते, ऋण लेने और सेवा और ऋण मोचन से संबंधित व्यय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पेंशन, किसी भी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक राशि, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय। बात समझ में आ रही पहले दोस्तों? तो फटाफट से उत्तर लगाने का प्रयास कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय है जो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। पहले दोस्तों अगर बात करें लोकसभा के सभापति के भत्ते, तो ये बात सही है, ये व्यय संचित निधि से ही भुगतान होते हैं। दूसरा, ऋण लेने और सेवा और ऋण मोचन से संबंधित व्यय, ये भी सही है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पेंशन, ये भी सही है। किसी भी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पुरस्कार को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक राशि, ये भी सही है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय में के प्रशासनिक व्यय, ये भी सही है। पांचों सही। आइए देखते कौन से। कि पहले दोस्तों प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है? तो यहाँ पे आपके पाँचों ही कथन सही हैं। पाँचों कथन क्या हैं? सही हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प है दोस्तों, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न के। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं भारत के महान्यायवादी की, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, या फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो याद रखिएगा ये जो अनुच्छेद 144 होता है, 124 होता है, वो न्यायाधीश
के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं वो अनुच्छेद 124 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। तो अनुच्छेद 217 का जो सार है वो यही कह रहा है कि जो 217 के खंड 1 के द्वारा पद शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय, तो आपका सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्चतम न्यायालय जो है 124 में है। ठीक है, देखो लेख 214 से किया गया है, इसलिए 217 की बात है तो 217 के खंड 1 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तमिलनाडु की उर पंचायतों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? विकल्प है लोक अदालतें, सार्वजनिक सुनवाई बैठकें, कंगारू अदालतें या फिर वैकल्पिक विवाद निपटारण केंद्र। ठीक है दोस्तों, निपटारण केंद्र। तो फटाफट से उत्तर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो तमिलनाडु की उर पंचायतों की बात करें तो स्थानीय विवादों का निपटान करने वाले वैकल्पिक मंच के रूप में काम करती है। ये गैर आधिकारिक पारंपरिक विवाद निवारण केंद्र है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प है दोस्तों कि वैकल्पिक विवाद निपटान केंद्र है ये। पर डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यदि एक साधारण विधेयक भारत के द्विसदनीय राज्य की विधान परिषद में लाया और पारित किया जाता है तथा राज्य विधानसभा उस विधेयक को अस्वीकृत कर देती है तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुसरण करेगा? विधेयक को राज्य विधान परिषद को वापस भेजा जाएगा, विधेयक को विधानसभा सदस्यों और परिषद सदस्यों की संयुक्त समिति को भेज दिया जाएगा, विधेयक को पारित माना जाएगा या विधेयक निरस्त हो जाएगा। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं कि इस विकल्प का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो गया प्यारे दोस्तों, विधेयक निरस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेयक निरस्त हो जाएगा। ये अनुच्छेद 193 और 196 के अनुसार ये नियम है द्विसदनीय राज्य विधानमंडल का। ठीक है, तो याद रखिएगा ये निरस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? डीपीएसपी को स्वचालित रूप से लागू किया जा सकता है और कार्यान्वयन के लिए कानून की आवश्यकता होती है। डीपीएसपी प्रकृति में गैर न्यायसंगत है। डीपीएसपी का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र लागू करना है। डीपीएसपी के पास राजनीतिक और नैतिक प्रतिबंध हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा प्यारे दोस्तों? तो याद रखिएगा डीपीएसपी का मतलब होता है नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें सी विकल्प सही नहीं है प्यारे दोस्तों। कौन सा विकल्प? सी विकल्प सही नहीं है कि डीपीएसपी जो है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र लागू करना है, ये गलत हो जाएगा। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित का पादेन अध्यक्ष होता है? मौद्रिक नीति समिति के, कर नीति परिषद, कर नीति अनुसंधान इकाई। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्यारे दोस्तों वो क्या हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत ही बनाया गया है वित्त आयोग। ठीक है, कि अनुच्छेद यानी एक्ट 280। ठीक है, वित्त आयोग 280। तो मौद्रिक नीति का अध्यक्ष नहीं होता वित्त आयोग का अध्यक्ष, तो ये गलत हो जाएगा। कर नीति परिषद इसका भी नहीं, कर नीति अनुसंधान इकाई ये भी नहीं, तो हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, संसद न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है या न्यायपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है? आइए देखते हैं। तो संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, ये गलत हो जाएगा। संसद कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, ये भी गलत हो जाएगा। और कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, ये बात बिल्कुल सही है।
न्यायपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या है प्यारे दोस्तों कि कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। याद रखिएगा, कार्यपालिका जो होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य विधानमंडल में विपक्षी नेता की नियुक्ति के लिए विपक्ष की न्यूनतम कितनी प्रतिशत संख्या आवश्यक है? कुल शक्ति का 10%, कुल शक्ति का 15%, कुल शक्ति का 20% या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी राज्य विधानमंडल में विपक्षी नेता की नियुक्ति के लिए जो विपक्ष की न्यूनतम कितनी प्रतिशत संख्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा 10%, और ये 1977 के बाद से लागू हुआ है। 10%, ठीक है, 10%। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और कब से शुरू हुआ? तो ये 1977 से लागू हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है? किसे राष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है? विकल्प पहला है चुनाव आयुक्त, लोकसभा महासचिव, लोकसभा अध्यक्ष, चुनाव आयोग द्वारा नामित व्यक्ति। तो फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में किसी राष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर चुना जाता है? आपको उत्तर देना है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जिसे चुना जाता है वो चुनाव आयोग द्वारा नामित व्यक्ति होता है। चुनाव आयोग द्वारा नामित व्यक्ति होता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य सभी धर्मों को संरक्षण देता है, राज्य का अपना धर्म होता है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, और नागरिक किसी भी धर्म या आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। राज्य का एक आधिकारिक धर्म होता है और वह अन्य सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाता है। तो याद रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्यारे दोस्तों, भारत में संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 में निहित है धर्मनिरपेक्षता। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा दोस्तों। और बाकी के क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता और नागरिक किसी भी धर्म या आस्था का पालन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला क्या कह रहा है कि वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है, उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे अपने चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। यदि सदन अपने सामान्य कार्यकाल के अंत से पहले भंग हो जाता है तो वह अपना पद खो देता है। यदि वह इस्तीफ़ा देने का इरादा करता है तो उसे इस्तीफ़े का पत्र उपसभापति को संबोधित करना होता है। तो इसमें से आपका केवल दूसरा सही है प्यारे दोस्तों, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। तो अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसे अपने चुनाव के समय, एक मिनट दोस्तों ध्यान से देखते हैं, थोड़ा सा कुछ जिसमें हो गया बात कि वह राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है, बात गलत है। ठीक है, उसे अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, बाकी आपके सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चुनाव आयोग के कार्य हैं? पहला कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति के पदों के लिए चुनाव कराना, निगमों और नगर पालिकाओं के लिए चुनाव कराना, चुनाव से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों का निर्णय लेना, चुनाव से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों निर्णय लेना। तो इसमें से कोई सही नहीं है दोस्तों, इसमें से सभी गलत हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। क्या हो जाएगा? कोई नहीं। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? दोहरी कार्यपालिका, बिल्कुल सही है। राजनीतिक एकरूपता, ये भी सही है। एकल सदस्यता गलत है। निचले सदन का विघटन, ये सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा कौन से विकल्प में दे रहा है? सी विकल्प में। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है? GWF
हेगले, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स टेलर, इनमें से कोई भी नहीं। तो प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से जिसने ये तर्क दिया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है, वो व्यक्ति कौन है? तो याद रखिएगा, ये विचार GWF हेगल से संबंधित है। हेगल के अनुसार न्याय किसी भी सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का एक मूल गुण माना जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? GWF हेगले, यानी ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था प्यारे दोस्तों आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का सेशन पसंद आएगा। प्यारे दोस्तों, व्यूज़ बहुत कम जा रही है, प्रयास कीजिए कि आप भी जुड़ें और लोग भी जुड़ें। प्यारे दोस्तों, काफ़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो तैयार की जाती है, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन पा सकें। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।